कभी भी आप लैंडस्लाइड की खबर सुनते हैं तो आपके दिमाग में यही ज्यादातर आता है कि अच्छा ये खबर शायद उत्तराखंड से होगी। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आएगा अच्छा लैंडस्लाइड की खबर है तो ये बिहार से होगी, यूपी से होगी, एमपी से होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा लैंडस्लाइड उत्तराखंड में ही होती है। आप बीते कई सालों से यह भी सुन रहे होंगे कि केरल में हर साल लैंडस्लाइड होती है और हर साल कुछ ना कुछ जाने जाती हैं। 2024 में तो इतनी भयावह तबाही आई थी, कई लोग, सैकड़ों लोग उसमें काल के गाल में समा गए। तो यहां पे सवाल उठता है कि केरल में इतनी लैंडस्लाइड क्यों हो रही है। आखिर केरल में ऐसी कौन सी बात है जो उत्तराखंड के पहाड़ों की तरह है कि वहां भी लैंडस्लाइड हो रही है, और इसके साथ ही ये समस्या कितनी बड़ी है कि हम इससे हर साल हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं केरल में और लोग बच नहीं पा रहे हैं। तो कुछ तो मूलभूत कारण होंगे ना। चलिए सारी बातों को समझते हैं एक एक करके। तो यहां पे सबसे पहली बात यह है कि 1 अगस्त को बहुत तेज बारिश हुई और उस तेज बारिश के साथ ही खबरें आई कि लैंडस्लाइड हो गई है। देखिए, लैंडस्लाइड अकेले नहीं होता है। लैंडस्लाइड जब होगा तो जब भूस्खलन होगा तो जो मिट्टी है वो मड भी आएगी उसके साथ में नीचे की तरफ, तो उसको हम मड स्लाइड बोलते हैं। और उसी के साथ ही बहुत सारा पानी, मिट्टी नीचे की तरफ जब जमा होता जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बाढ़ भी आ गई। और इसकी वजह से 6 मौतें तो अभी हो गई। और जुलाई में वायनाड के कल्लाड़ी सुरंग स्थल पर भी एक मलबा गिर गया था, वो भी बारिश की वजह से, तो उसमें भी कुछ मौतें हुई। और हाल में तेज बारिश की वजह से खतरा वहां अभी बना है। 9 जिलों में रेड अलर्ट है केरल में। अब ये सारी बातें आती हैं कि आखिर इस बार इतनी बारिश क्यों हो रही है केरल में। आमतौर पर आप देखें तो पूरे भारत में बारिश हर साल की तुलना में उतनी नहीं हो रही है, या हुई भी है तो अचानक से बीच में शुरुआती दिनों में बहुत तेज हुई, फिर बीच में लंबा गैप आपको देखने को मिला। लेकिन केरल में काफी ज्यादा हो रही है, उसको समझना पड़ेगा। उसके पीछे 3 कारण हैं। अब आप केरल को अगर देखें तो केरल का क्षेत्र ये है, उसमें पहली कंडीशन है ऑफ शोर ट्रफ, दक्षिण गुजरात तट से केरल तक। अब ये गुजरात से लेकर के केरल तक तट से दूरी पर, ऑफ शोर का मतलब तट से थोड़ी दूरी पर समुद्र क्षेत्र में एक ऐसी रेखा की तरह लो प्रेशर की स्थिति बन गई है कि अब लो प्रेशर यहां है और दूर समुद्र में हाई प्रेशर है। वहां से बहुत सारी नमी जो है इस तरफ बढ़ रही है और ये तट के बहुत दूर नहीं है, तट की तरफ ही जा रही है नमी। तो अब आगे क्या होता है कि अरब सागर पर तेज दक्षिण पश्चिम हवाएं चल रही। अब ये जो दक्षिण पश्चिम हवाएं चल रही हैं उससे दिक्कत ये है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। तो क्योंकि अब यहां से हवाएं इस तरफ जा रही हैं और इसी बीच में इस यहां पे बहुत सारी नमी इकट्ठा हो गई है, तो वो अपने साथ केरल की तरफ लेके गई। फिर तीसरी बात, पश्चिमी तट पर मजबूत उत्तर दक्षिण दबाव प्रवणता है, यानी कि यहां पे दबाव प्रवणता कम है और यहां पे पूर्व की तरफ कम है और पश्चिम की तरफ ज्यादा है। तो ये दबाव प्रवणता की वजह से कि इस तरफ जब ज्यादा हो गई तो ऐसे में पिछली बार से ज्यादा जमीन में बारिश देखने को मिल रही है। सारी कंडीशन ऐसी, यानी कि कुल मिला के ऐसा कहें कि एक टंकी है जिसमें 1 2 3 नल खुल गए हैं और उसका पानी उस टंकी में जा रहा है, तो पानी ज्यादा जा रहा है। अब यहां पे अगली बात ये आती है कि भूस्खलन होता कैसे है। 2 तरह के कारकों की वजह से होता है। पहला, कंडीशनिंग फैक्टर्स। अब देखिए, मिट्टी है, चट्टान है, भू आकृति, ढलान का कोण। अब ये जमीन है ऐसी, ठीक है। अब ये आप खुद सोचिए, ये जितनी कम यहां पे ढलान होगी, यहां पे ऐसी ढलान है। अब लैंडस्लाइड का खतरा इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इस वाले में ज्यादा हो, जहां पे एंगल और ज्यादा बन रहा है, यहां छोटा एंगल बन रहा है। तो ऐसे में मिट्टी, चट्टान जो होता है वो कितना आपस में मजबूती से एक दूसरे को पकड़ा है, वहां पे पेड़ पौधे कितने, जड़ कितनी मजबूती से उनको पकड़ी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन उसके बाद अगली बात आती है कि अगर ऐसी स्थिति है और एक ऐसी स्थिति है, यहां पे मिट्टियां उतनी अच्छे से या पेड़ पौधे बहुत तेजी से जड़ों को पकड़ के, जमीन को पकड़ के जड़ नहीं बैठे हैं, लेकिन यहां पे बैठे भी हैं, लेकिन यहां संभावना ज्यादा जल्दी बनती है क्योंकि बारिश भी है। तो दूसरा फैक्टर बारिश का हो जाता है। तेज बारिश के अलावा अवैज्ञानिक निर्माण, जो ढलान वाली जगह, देखिए केरल में डेंसिटी भी कई ऐसी जगह हैं जो बहुत ज्यादा खतरे वाली जगह हैं ढलान की, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की ढलान है केरल में है और वो बहुत ज्यादा वाली ढलान है, मतलब उत्तराखंड की तुलना में भी ज्यादा वाली ढलान है वहां पे। तो वहां पे कुछ अवैध निर्माण या कुछ ऐसे निर्माण होते हैं जो वैज्ञानिक तरीके से नहीं होते हैं, तो वहां से लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि अभी मैं ये भी बताऊंगा कि केरल में जो ढलानें हैं पहाड़ की, उसमें एक चट्टान की लेयर है और उस चट्टान की लेयर के ऊपर सीधे मिट्टी की लेयर है। तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी मिट्टी के अंदर जाता है और रिसना शुरू होता है।
तो उस मिट्टी और चट्टान के बीच में वो पानी आ जाता है। उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा और वो मिट्टी जो है नीचे की तरफ आ जाएगी काफी मात्रा में। तो ये स्लाइड होता है। तो भारत में ज्यादातर जो भूस्खलन होते हैं वो बारिश की वजह से इसीलिए होते हैं, क्योंकि जो बारिश है वो मिट्टी को कमजोर कर देता है। अब अगली बात आती है केरल की खास भूवैज्ञानिक बनावट। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर मिट्टी है, नीचे सख्त चट्टान है, और वही जो आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं वो कमजोर कब होता है, जब उसके बीच में बारिश जाती है। अब उसके बाद केरल खास संवेदनशील क्यों है? देखिए, केरल में पूरा केरल नहीं है लेकिन बहुत बड़ा इक्का है, जैसे इडुक्की है, पथानामथिट्टा है, कोट्टायम है, वायनाड है, कोझिकोड है, मलपुरा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि जो चट्टाने हैं ज्यादातर वो काफी ज्यादा खड़ी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो भूमि का उपयोग है, भूमि का उपयोग मतलब क्या, जैसे हम कह रहे हैं चाय के बागान, अब पहले वहां कुछ और वनस्पति थी, अलग प्रकार के पेड़ थे, उन सबको काटा गया, वहां बागान लगा दिए गए चाय कॉफी के। तो हुआ ये कि वो जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, मिट्टी को जो बांध के रख रही थी वो नहीं हुई। तो अलग खड़ी ढालें और भूमि का बदलता उपयोग ये नुकसान पहुंचाए। और हर साल औसतन 3000 mm बारिश पर असमान उच्च तीव्रता स्पिल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि 3000 mm बारिश आमतौर पर काफी ज्यादा है। अभी आजकल इतनी केरल में हो रही है जिसके पीछे की एक बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। 3000 mm का मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग मीटर पर जितना पानी गिरे उसे ना सोखा जाए ना बहाया जाए तो इकट्ठा हो तो 3000 लीटर के बराबर हो 1 स्क्वायर वर्ग मीटर में। एक सीजन में इतना पानी बरसे तो इतनी ज्यादा बारिश होगी तो वो जो है कमजोर मिट्टी वो जल्दी से स्लाइड होने की संभावना वहां पे ज्यादा लेके आ रही है। और ग्रेविटी भी काम करती है, जितनी तीव्र ढलान होगी ग्रेविटी उतना ही तेज काम करेगी। अब इंसानी गतिविधियों पर नजर डालें तो क्वेरिंग होती है। क्वेरिंग क्या होती है? क्वेरिंग होती है जो पहाड़ है उसकी चट्टाने हैं, उनकी ढलानों से बहुत सारी जो चट्टाने हैं निकाली जाती हैं, उनसे बहुत सारा निर्माण कार्य होता है। फिर उन चट्टानों में जहां से इतनी चट्टानों को काट के निकाला गया वहां पे उसे मिट्टी से भर दिया जाता है और वही मिट्टी फिर बारिश के समय पे क्या होता है, बह के नीचे आ जाती है। सड़क निर्माण वगैरह में जो हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं तो वहीं से खुदाई करते हैं, उन्हीं चट्टानों से, वो कमजोर पड़ती हैं। फिर उसके बाद बागान का विस्तार मैंने आपको बताया ही था कि उसकी वजह से जो पुरानी वनस्पति थी उसे हटाया गया। और ढलान की स्थिरता भी जो है वो मैटर करती है कि ढलान किस प्रकार का है। और जल निकासी जो है वो अगर बहुत ज्यादा नीचे जल मिट्टी के नीचे जाएगा तो उसको अलग करेगा ही। फिर मोनोक्रॉपिंग, गहरी जड़ों वाले देसी पेड़ काटकर उथली जड़ों वाले जो चाय कॉफी लगाएं, ये बहुत बड़ी वजह है, इस कारण को याद रखिएगा। और उथली जड़ें मिट्टी को चट्टान से उतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाती हैं। अगली बात यहाँ पे समझिए, कुछ पुराने हादसे 2018 में 36% अतिरिक्त बारिश हुई और 4728 भूस्खलन हुए। 16 अगस्त की बात थी, 48 मौतें हो गई। फिर 2019 में पुथुमाला, वायनाड और कवलपारा में 76 मौतें हुई। 2021 में भी कई मौतें हुई। 24 में भी वायनाड में बहुत बड़ी संख्या में 231, संख्या कुछ कम ज्यादा हो सकती है। और इसके बाद अभी हम कहें तो ये हर साल का सिलसिला एक परंपरा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो हिमालय से अगर तुलना करें तो कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विश्लेषणकर्ताओं ने एक एटलस बनाया कि जो लैंडस्लाइड्स हो रही है उसकी स्थिति क्या है। तो उसमें उन्होंने 2023 तक का एक डेटा निकाला, 1998 से 22 तक के डेटा के आधार पे। और उसमें क्या था कि पश्चिमी घाट में हिमालय से कम घटनाएं हुई हैं। अब आप सोचिए कि ये भारत है और इस भारत में ये हिमालय वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही हैं। केरल में लैंडस्लाइड कम हो रही हैं, लेकिन केरल में मौतों की संख्या ज्यादा है। छोटा सा राज्य है और सारे जिले नहीं प्रभावित हैं, लेकिन हिमालय इतना बड़ा है और हिमालयी राज्य कितने सारे हैं, लेकिन हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइड भले जैसी भी हो, मृत्यु की संख्या कम है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है कि केरल का सिर्फ 4.75% हिस्सा ही क्षेत्र हाई हैजार्ड जोन में है, लेकिन वहां पे आबादी जो है वो घनी है। आबादी घनी है, जो बसावट है, एक साथ लोग रहते हैं, तो वो डेंसिटी जो है उसका खतरा सीधे उन पर एक साथ आ जाता है। ऐसा उत्तराखंड में हम नहीं देखते हैं। तो यहां पे घनी आबादी, सीमित जमीन, कंस्ट्रक्शन फ्री जोन लागू करना मुश्किल है। तो केरल बहुत बड़ा भी नहीं कि हम उन जगहों पे जो घनी आबादी के क्षेत्र में, वहां भी जो पहाड़ी एरिया है जहां पे हैं, तो
तो उसे कंस्ट्रक्शन फ्री जोन भी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। ऐसी कोशिश भी हुई केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन उसको लागू राज्य सरकारें नहीं कर पाई। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्यादातर हादसे जो हुए मिडलैंड्स में हुए, जहां बागान की खेती हैवी थी और तेजी से अचानक से कभी बारिश हो गई, उस मोमेंट पे हुए। तो हम बारिश को अगर नाप पाए, अगर हमें ये पता चल जाए कि अभी इस क्षेत्र में बारिश की स्थिति ये है और खतरे के स्तर से बारिश इतनी ज्यादा हो गई है, लैंडस्लाइड का खतरा अब हो सकता है, कुछ ऐसी तो हम स्टडी करके रख सकते हैं ना कि हम माप सकें कि अब खतरे के लेवल पे हम आ चुके हैं, अब चलो थोड़ी सी संभल जाओ। तो ये चीजें हो सकती हैं, वही हमें ध्यान रखना होगा। उसके पहले दो कमेटी देख लेते हैं, गॉडगिल बनाम कस्तूरी रंजन। तो 2011 में गॉडगिल कमेटी, जिसको माधव गॉडगिल कहते हैं, संवेदनशील इलाकों में खनन निर्माण सख्ती से नियंत्रित हो। अब बात यह है कि केरल में जो खनन निर्माण कार्य है, अगर उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण होगा तो इसमें हम कहते हैं ना कि एकदम एक तरफ विकास, एक तरफ पर्यावरण, तो विकास बनाम पर्यावरण की दिक्कत हो जाती है। तो राज्य सरकारों ने इसको नहीं लागू किया या इसका काफी विरोध किया। फिर कस्तूरी रंजन कमेटी आती है, उसने कहा कि हम इसमें उतनी सख्ती की बात नहीं करते हैं, कम सख्ती रखते हैं, लेकिन कुछ हद तक, कुछ छोटे स्तर पर तो हम जहां पे ज्यादा खतरा है उस क्षेत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहां पे एक जो चिंता है विनाश बनाम पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो है चिंता का मुद्दा सच में है। और राज्य सरकारें के ऊपर ये सवाल उठता है कि ये अब किस तरफ फैसला लेंगे। अगली बात ये आती है जो मैंने आपसे कहा था कि गांव स्तर पर ऑटोमेटेड रेन गेज और वेदर स्टेशन। अब रेन गेज वही है जिससे हम वर्षा कितनी हो पा रही है, वो किस स्तर पे है, उसको हम हर क्षेत्र के हिसाब से जान पाएं और उस क्षेत्र में कितना खतरा है उसको भांप पाएं। उसके अलावा खड़ी ढलानों पर बिना सहारे कट एंड फिल निर्माण बंद हो। मैंने आपसे कहा था जो खड़ी ढलाने हैं वहां पे कुछ चट्टानों को काटा गया, फिल करने के लिए वहां मिट्टी से उसे फिल कर दिया गया, लेकिन कोई वहां पे कंक्रीट की दीवार नहीं बनाई गई। अब जब कंक्रीट की दीवार नहीं बनाई गई तो यही मिट्टी क्या होगी, बारिश के बाद टाइम पे नीचे आ जाएगी, तो ये खतरा है। उसके अलावा भूस्खलन प्रवण इलाकों में बारिश पौधारोपण गड्ढे प्रतिबंधित। तो आमतौर पर क्या होता है, बारिश के दौरान कई लोग ऐसे होते हैं, किसान होते हैं जो गड्ढे बना देते हैं, कुछ सिंचाई के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए, कुछ पेड़ लगाने के लिए। लेकिन उन गड्ढों में जब पानी भरता है तो उस गड्ढे से पानी रिसने भी लगता है, जिससे वहां की मिट्टी कमजोर होती है। ये भी एक चिंता की बात है। और नदी नालों में बदलाव और मलबा डालना पूरी तरह बैन हो, क्योंकि नदी नालों में जितना मलबा जाएगा, जितना उसके हम क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, उतना ही उस क्षेत्र के आसपास की मिट्टी भी कमजोर होगी। और इन सब के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा सख्त भू नीति के लिए। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे कहा कि अगर हम डेटा को इकट्ठा करने लग जाएं तो हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाएंगे जो हमें पहले से ही बता देगा कि आने वाले समय में क्या खतरा है। तो चलिए, अब सारी बातें हो गई हैं तो एक दो सवाल भी हो जाएं कि आप मुझे ये बताइए कि केरल की राजधानी क्या है। दूसरी बात, केरल को अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। और तीसरी बात कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब ये जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली वाली, करोल बाग वाली, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पे उनके लिए आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। और इस कोर्स में आप जो भी क्लासेस मिलेगी 3 साल तक उसको कई बार देख सकते हैं, यानी कि रिवीजन कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके साथ ही एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे ओपन कर लीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 8750187501 पर। फिलहाल के लिए इतना ही। और अगली बात यह कि अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रहें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।